This is your economics lecture with Maina Yadav, कॉमर्स सेक्टर। हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन डेवलपमेंट। आपकी 2 वीडियो जा चुकी हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को आज़ादी मिली उस टाइम पर जो हमारा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा उसकी क्या कंडीशन थी, डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। सबको पता है कि इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम थे, हाथ से बने हुए जो आइटम्स थे, वो वर्ल्ड फेमस थे। उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी वर्ल्ड वाइड रेस के ऊपर, वर्ल्ड फेमस थे। जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ आई इंडिया के अंदर और उनके रूल्स एंड पॉलिसी जब अप्लाई हुए तो उन्होंने धीरे धीरे करके हैंडीक्राफ्ट आइटम जो कि बहुत फेमस थे इंडिया के, उनको दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक तरीके से कंट्रोल करना उनका शुरू कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, जो बनते थे, जो हाथ से बनाते थे स्पेशल, उनको डिके दैट मीन्स डिक्रीज कर दिया, ख़त्म करना, भंग करना एक तरीके से अगर हम कहें तो। मतलब धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट आइटम थे इंडिया के जो कि बहुत फेमस थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में हम बात करें कब की, जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे हाथ से बने हुए जो आइटम्स जो सेल होते थे अनदर कंट्रीज़ में, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो बिल्कुल ना के बराबर रह चुके थे। ठीक है, क्योंकि वो जो आइटम्स थे, वो जो बनाने वाले थे, वो लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि किसी ने प्रमोट ही नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने वालों को कोई हेल्प नहीं दी, प्रमोट ही नहीं किया, उनको कोई हेल्प नहीं मिली। तो धीरे धीरे वो जो आइटम्स बनाने वाले थे, एक तरीके कहें कि वो जो छोटी इंडस्ट्रीज़ की, कहने का मतलब ये है, मतलब अगर एक घर में मिल कर के बनाते हैं, है ना, कुछ लोग मिल कर के, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ना के बराबर थी उसकी कंडीशन। तो फर्स्ट पॉइंट पता चल गया कि हैंडीक्राफ्ट आइटम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, नहीं बनाते थे, उनको ना के बराबर उनकी वैल्यू रह रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल क्या था, द टैरिफ पॉलिसी, जो टैरिफ पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। जो टैरिफ पॉलिसी, जो हम टैक्स लगाते हैं, जिसको टैक्स ड्यूटी अगर हम बात करते हैं, तो एक तरीके से जो पॉलिसी बना रखी थी, जो टैक्स का जो स्लेब था, जो रेट था, वो किस तरीके से डिसाइड था। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी क्या था कि टैरिफ फ्री पॉलिसी, टैरिफ फ्री पॉलिसी थी बिल्कुल, मतलब ड्यूटी कर मुक्त थी। कौन सी पॉलिसी थी, ऑन इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए जाते थे, मंगवाए जाते थे, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, जो फिनिश गुड्स थे, जो इंडिया के अंदर आते थे, उनके ऊपर जो टैरिफ ड्यूटी लगाई हुई थी, जो एक तरीके का टैक्स लगाया हुआ था, वो बिल्कुल फ्री था। समझ में आ रही बात, वो बिल्कुल फ्री था। और अगर उन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं था, तो वो इंडिया के अंदर क्या होंगे, कॉस्टली होंगे या लेस कॉस्ट के होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, लेस कॉस्ट, मतलब लेस प्राइस। तो उनके प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जब उनके ऊपर कोई टैरिफ, कोई टैक्स लगाया ही नहीं है, ब्रिटेन से जो गुड्स बनकर के आते थे इंडिया के अंदर, जो हम इंपोर्ट करते थे, उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। उसकी वजह से क्या था, इंडियन मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आते थे, उनके जो प्राइस होते थे, क्या होते थे, कम होते थे। ऑब्वियसली बात है, कम
प्राइस की वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे, उनको परचेज करते थे और उनकी डिमांड करते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं टैरिफ पॉलिसी की डिमांड की, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, टैरिफ पॉलिसी, तो ये टैरिफ पॉलिसी, ये टैक्स पॉलिसी बनाई गई थी कि ब्रिटेन से जो सामान आएगा इंडिया के अंदर एज ए इम्पोर्ट, उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, सेकंड जो टैक्स पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से इंडिया से जो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते थे, खासकर किसके लिए, ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए, मतलब जो रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था वो भी बिल्कुल क्या था, ड्यूटी फ्री था, टैरिफ फ्री था, टैक्स फ्री था। ठीक है, तो लोग क्या सोचते थे कि जो हमारे पास एज ए रॉ मटेरियल है हम उसको क्यों ना ब्रिटेन ही भेज दें, कोई टैक्स भी नहीं लगता है और अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब वो ड्यूटी फ्री होता है तो लोगों के माइंड में आता है कि चलो ठीक है, कोई टैक्स पे ही नहीं करना, सीधा सीधा सामान यहाँ से एक्सपोर्ट होकर हमें पैसा मिल जाएगा और हम अपने जीवन का गुजारा कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये दो तरीके की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसकी बैंड बजी हुई थी। कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई, इंग्लैंड से जो सामान आएगा वो बिल्कुल टैरिफ फ्री है, सस्ता होगा यहाँ के लोगों के लिए, वो परचेज करेंगे, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा वो भी बिल्कुल टैरिफ फ्री है, उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। तो जितना पैसे का सामान गया उतना पैसा एज इट इज आ गया एक्सपोर्टर के पास, जिसने भी सामान भेजा। ठीक है, तो ये दो तरह की पॉलिसी थी, ये अपना करके ब्रिटेन ने क्या किया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अदरवाइज हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम की अगर कोई इंडस्ट्रीज बनती तो वो बहुत ज़्यादा फेमस होती, वैसे ही फेमस थे वो आइटम। अगर ये दोनों टैरिफ पॉलिसी अगर हटा दी जाती तो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या करता, ग्रो करता, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ब्रिटेन वाले गुड्स के ऊपर अगर टैरिफ पॉलिसी लगा देते और यहाँ से अगर हम मशीन, अगर हम फिनिश गुड्स अगर बेचते तो उनके ऊपर टैरिफ पॉलिसी हटाते तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आज कहीं और ही होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पर ये दो तरीके की पॉलिसी अपना करके हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल खराब कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, देख लीजिएगा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, दैट मीन्स यहाँ के जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट और ब्रिटेन से बनकर जो मशीन मेड प्रोडक्ट जो आते थे उनके साथ कंपटीशन होने लगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट था, एक बंदा पूरे दिन बैठ करके एक चेयर बनता है या फिर जो भी बनाता है, देखो उसकी कॉस्ट, उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस ज़्यादा होगा ना। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मशीन से बना है और वैसे भी वो इम्पोर्ट अगर हम उसको करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैरिफ भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो लोग कंपैरिजन करने लगे कि यहाँ का बना हुआ हैंडमेड जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्राइस का है और जो ब्रिटेन से मशीन मेड प्रोडक्ट आया है हमारे पास उसका प्राइस कम है। तो लोग उस प्राइस की तरफ ज़्यादा मूव करने लगे, उस मशीन मेड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा मूव करने लगे, ज़्यादा डिमांड करने लगे, ना कि हैंड से बने हुए प्रोडक्ट के लिए। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट बनते थे उनको ब्रिटेन के मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ भी कंपटीशन करना पड़ता था। कंपटीशन का ज़माना तो कभी से ही रहा है। ठीक है, जब यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते थे उनका प्राइस ज़्यादा है, वहाँ मशीन मेड प्रोडक्ट आते थे, वो अच्छे भी और दिखने में भी अच्छे होते थे और प्राइस भी कम होता था, तो लोग उसी को ज़्यादा परचेज करते थे, उसी की ज़्यादा डिमांड करते थे। तो यहाँ के प्रोडक्ट की मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ भी कंपटीशन था। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स का मतलब होता है बिल्कुल गायब हो गए थे। डिसअपियरेंस मतलब गायब हो गए थे। प्रिंसली कोड्स मतलब जो राजा महाराजा नवाब जो प्रिंसेस के जो कोर्ट थे, जो सभाएं थी, ठीक है, वो बिल्कुल डिसअपियरेंस हो गई थी, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लोग अपने ये इस राजा का एरिया है, ये इस राजा का की सत्ता है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो राजा ही शोर करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, बिल्कुल आपस में राजाओं को लड़वाया और वहाँ की जो एरिया था वो अपने अंडर कर लिया। तो वो ये जो प्रिंसली कोर्ट थे वो क्या कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए। समझ में आ रही बात? बिल्कुल ख़त्म कर दिए। राजा महाराजाओं का तो टाइम ही चला गया था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। आपस में या तो राजाओं को भगा दिया गया था या मार दिया गया या फिर आपस में उनको लड़वा दिया गया था। ठीक है, और उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया था।
ऐसा ही करते तो उन्होंने इंडिया के ऊपर सत्ता हासिल की थी, ठीक है। तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे, राजा महाराजाओं वाले सभा नवाबों के, ये सब कुछ बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे, दिखते ही नहीं थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। लोग क्या करने लगे, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, दैट मीन्स वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग क्या करने लगे, ज़्यादा मूव करने लगे, क्योंकि जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो जैसा पहनते थे, तो उनको देख करके हमारे इंडिया के लोग भी, नहीं हमें भी ऐसा ही चाहिए, हमें भी ऐसा ही पहनने को चाहिए, ऐसा ही खाने को चाहिए, तो वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा फॉलो करने लगे। इसी वजह से जो इंडिया के जो पहनावा था, जो खाने का था, जो रहने का तरीका था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा और वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करने लग गए। तो उसकी वजह से जो वो मतलब इंग्लैंड में जो सामान जो लोग पहनते थे, खाते थे, जिस तरीके से रहते थे, उन प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होने लगी। दैट इज़ द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लोग क्या करने लगे, इंडिया का जैसा कल्चर था उसको चेंज करने की कोशिश करने लगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि वो कल्चर बहुत अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और हम उनके जैसा बनेंगे। वो होता ही ऐसा, तो दिखावा तो होता ही है, ठीक है, हर कोई वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहता है, आज भी ऐसा ही है, ठीक है। तो लोगों की जो डिमांड थी वो इंडियन प्रोडक्ट से हट के, और जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट जो आते थे, वेस्टर्न जो कल्चर था उनको अपनाने लगे थे, तो उन्हीं के हिसाब से डिमांड भी चेंज होने लगी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। दैट मीन्स वैसे तो रेल शुरू की थी गवर्नमेंट ने ही, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही। कब की, ये किस लिए की थी, अपने प्रोडक्ट को इजीली इंडिया के अंदर सेल करना है, पहुंचाने के लिए, ठीक है, अपने मशीन मेड प्रोडक्ट को इजीली पूरे इंडिया की इकोनॉमी में सेल करने के लिए और मंगवाने के लिए वहाँ से सामान, ताकि इजीली वहाँ से सामान स्टोर होकर के आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने मतलब के लिए रेलवे शुरू की थी, ठीक है। पर ये अच्छा भी था एक तरीके से, अच्छा ये भी था कि रेल स्टार्ट हो गई थी। अब इंडिया के किसी भी कोने में अगर जाना होता था, लोग चले जाते थे, सामान बेचना होता था तो सामान भी भेज देते, ठीक है, अनदर कंट्री से कुछ सामान मंगवाना है तो वो रेल के थ्रू हो जाते थे। समझ में आ रही बात। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ एट द टाइम ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस। ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस हो गया था, लेकिन हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन रेलवेज भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट की बात करते हैं कि नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनका नेशनल ग्रोथ कैसा था, नेशनल ग्रोथ कैसा था, जो इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में और बात की। तो पूरा का पूरे सेक्टर की हमने बात की, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी स्पेशल इंडस्ट्रीज जो उनका ग्रोथ क्या था, ठीक है, नेशन के हिसाब से। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट है कि ये है जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर जो आती थी वो है हमारे पास आयरन स्टील, आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश ने ही शुरू की थी, ठीक है। आयरन और जो स्टील की इंडस्ट्री थी वो कब शुरू हुई थी, 1907 में, 1907 के अंदर शुरू हुई थी इंडस्ट्रीज, तो ब्रिटिश ने ही शुरू की थी, ठीक है, क्योंकि लोहा और जो स्टील इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इन इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, मतलब उभारा था, एक तरीके से ग्रो करवाया, ठीक है। तो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री थी वो 1907 में एस्टैब्लिश हुई थी और धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री थी वही काफ़ी अच्छी चल रही थी, वही ग्रो कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुगर, सीमेंट एंड पेपर, ये वाली इंडस्ट्रीज भी थी, ठीक है। शुगर, सीमेंट एंड पेपर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जो शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री का भी ग्रो होने लग गया था धीरे धीरे, ठीक है, ग्रोथ होने लग गया। अब आगे बात करते हैं कि रेलवेज, पावर जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये जो सेक्टर थे ये भी धीरे धीरे ग्रो करने लगे थे, लेकिन एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन था इनका, ठीक है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रेस पे नहीं था, लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। कौन सी इंडस्ट्रीज का, रेलवे है, पावर जनरेशन है, पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हैं और कम्युनिकेशंस है, इनका बहुत ही एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही लिमिटेड
पार्टिसिपेशन था, द ग्रोथ ऑफ ए नेशन। ठीक है, चल रही थी इंडस्ट्री लेकिन बहुत लिमिटेड चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सबसे अहम और मेन पॉइंट है कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे मेन और अहम चीज़ क्या चाहिए होती है? कैपिटल। दैट मीन्स कैपिटल गुड्स, दैट मीन्स मशीनरीज। ठीक है, हैवी गुड्स, बिल्डिंग्स जो हमें चाहिए होती है इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कराने के लिए। दैट मीन्स लेक ऑफ कैपिटल, कैपिटल नहीं था तो कैपिटल गुड्स भी नहीं थी, मशीनरीज नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थी, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। समझ में आ रही बात? तो ये जो कैपिटल हम बात करते हैं किसकी, कि नो कैपिटल गुड्स, कोई कैपिटल गुड्स नहीं थी, मतलब मशीनरी बिल्डिंग्स भी नहीं थी। अगर ये चीज़ नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, मेन एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, किसी भी इंडस्ट्री के ग्रो के लिए अगर कैपिटल ही नहीं है, कैपिटल गुड्स मतलब हैवी गुड्स, अगर वो ही नहीं है तो क्या इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, डेफिनेटली नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स है कि सबसे पीक पॉइंट जो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जो सबसे मेन और अहम पॉइंट चाहिए होता था कैपिटल या कैपिटल गुड्स, जो कि नहीं थी इंडिया के पास। सफिशिएंट क्या मतलब बिल्कुल भी नहीं थे। अब नहीं थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ये हालत थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आई, किनका लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अगर एट लास्ट में हम डिस्कस करें कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो क्या था? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अगर हम बात करें कि ये कंडीशन थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छे से समझने में। गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए